हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज तक पढ़ा था, है ना। कैसे सिंध का, पंजाब का और अवध का एनेक्सेशन किया था, कब्जा किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे और लॉर्ड डलहौजी पढ़ते हैं। ओके, सो लॉर्ड डलहौजी वॉज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 to 1856. He served as Governor General of India from 1848 to 1856. He did many works. He is credited with introducing passenger trains in railways, electric telegraph and uniform postage in India, which he described as the three great engines of social improvement. Okay? आप देखेंगे तो लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे काम किए इंडिया में, है ना। हर एक इंसान की कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। तो उन्होंने क्या क्या काम किए इंडिया में। ही इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग पैसेंजर ट्रेन इन रेलवेज। इंडिया में वो पैसेंजर ट्रेन पहली बार लेकर आए। कौन? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, उन्होंने 4 मेन काम किए थे, जिसमें उन्होंने 3 ग्रेट इंजन्स ऑफ सोशल इंप्रूवमेंट 3 एक साथ रखे थे और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट उन्होंने फाउंड किया था। ओके, तो आपको उनके 4 काम याद रखने हैं। किसके? लॉर्ड डलहौजी के। कौन कौन से किए उन्होंने? ही इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया। वो पैसेंजर ट्रेन लेकर आए सबसे पहले। एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इज अ पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सिस्टम। ओके, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इज अ पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सिस्टम विच यूजेस कोडेड इलेक्ट्रिक पल्सेस टू सेंड मैसेजेस, ओके, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये पुराना एक कम्युनिकेशन सिस्टम था जिसमें क्या होता था कि कोडेड इलेक्ट्रिक जो पल्सेस होती थी उनसे मैसेज जाता था, टेक्स्ट मैसेजेस। ओके, उसे बोलते थे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। ये यूज होता था 1840 से मिड 20th सेंचुरी तक, यानी कि लगभग 1950s तक। उसके बाद नए टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस आए तो ये खत्म हो गया, इसका यूज उतना नहीं रहा। लेकिन ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस इंडिया में किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। एंड यूनिफॉर्म पोस्टेज इन इंडिया। Postage is what? Postage is the amount that you pay for sending a letter or package. Okay? जो आप स्टैम्प खरीदते हो किसी भी लेटर को भेजने के लिए, जो अमाउंट उसके लिए देते हो, आप पे करते हो, है ना, उसे बोलते हैं पोस्टेज। तो क्या होता था, पहले इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग अमाउंट पे करना होता था सेम चीज भेजने के लिए। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने यूनिफॉर्म पोस्टेज लागू किया पूरे इंडिया में पहली बार। ठीक है, तो 3 ग्रेट इंजन्स ऑफ सोशल इंप्रूवमेंट उन्होंने कौन कौन से लाए? रेलवेज में पैसेंजर ट्रेन, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स एंड यूनिफॉर्म पोस्टेज इन इंडिया, विच ही डिस्क्राइब एज द 3 ग्रेट इंजन्स ऑफ सोशल इंप्रूवमेंट। ही ऑल्सो फाउंडेड द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन इंडिया। उन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी फाउंड किया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट क्या है? जो आप बोलते हो आजकल PWD डिपार्टमेंट। ओके, PWD डिपार्टमेंट क्या करता है? ब्रिजेस, रोड्स, ओके, बिल्डिंग्स जो होती हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स, ये सब बनाता है और इन्हें मेंटेन करता है। ओके, फ्लाईओवर्स हो गए, रोड्स हो गए, है ना, पब्लिक बिल्डिंग्स हो गई, इन सबको मेंटेन करने का और बनाने का काम कौन करता है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसे किसने फाउंड किया था इंडिया में? लॉर्ड डलहौजी ने। ओके, To his supporters, he stand out as the far-sighted Governor General who consolidated East India Company rule in India. जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके लिए वो far-sighted गवर्नर जनरल है ना, यानी कि दूरदर्शी गवर्नर जनरल हु consolidated ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में स्ट्रॉन्ग किया। जो उनके सपोर्टर्स हैं वो ये बोलते हैं कि वो बहुत ही अच्छे गवर्नर जनरल थे और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो एस्टेब्लिश किया, इंडिया में स्ट्रॉन्ग किया। He laid the foundations of its later administration and by his sound policy enabled his successors to stem the tide of rebellion. और उन्होंने फाउंडेशन रखा लेटर एडमिनिस्ट्रेशन का, जो उनके बाद गवर्नर जनरल आए उनको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया। एंड हिज साउंड पॉलिसी, और उनकी अच्छी पॉलिसी की वजह से उनके जो सक्सेसर्स थे, यानी कि उनके बाद में आने वाले जो गवर्नर जनरल्स थे, उन्होंने जो रिबेलियन था उसको खत्म कर पाया, उसको उखाड़ फेंका। कौन सा रिबेलियन की बात हो रही है यहाँ पर? 1857, द रिबेलियन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, जो आपने सुना होगा। जो हिस्टोरियंस बोलते हैं कि द फर्स्ट
struggle for independence was the rebellion of 1857. His period of rule in India directly preceded the transformation into the Victorian Raj. उनका जो रूल था जब वो गवर्नर जनरल थे वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट था, यानी कि उनके बाद विक्टोरियन राज आ गया था, यानी 1857 के बाद डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था ना ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया पर। ये आप 1857 की जो रिबिलियन है ये पूरा चैप्टर है, तो अब आप पढ़ेंगे इसे डीप में। ओके, He was denounced by many in Britain on the eve of his death as having failed to notice the signs of brewing Indian rebellion of 1857. और उनके जो विरोधी हैं वो बोलते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया और इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 उनके कामों की वजह से हुई, यानी कि वो चाहते तो 1857 की रिबेलियन को रोक सकते थे, ये उनके विरोधी बोलते हैं, है ना। यानी कि जो उनके सपोर्टर्स हैं वो तो बोलते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, है ना, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाए, पैसेंजर ट्रेन लाए, PWD डिपार्टमेंट फाउंड किया, है ना। लेकिन जो उनके विरोधी हैं वो बोलते हैं कि उनकी वजह से 1857 की रिबिलियन हुई। क्यों हुई? क्योंकि उनमें ओवरबीरिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो जाते थे कि हम तो सबसे बड़ी पावर हैं इंडिया में। एंड सेंट्रलाइजिंग एक्टिविटी एंड एक्सपेंसिव एनेक्सेशंस, और उन्होंने एक्सपेंसिव एनेक्सेशंस किए, यानी कि उन्होंने जो एनेक्सेशंस किए, जो कब्जा किया, वो ढंग से नहीं किया, है ना, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, नाउ the most controversial and tainted reform developed and implemented under Dalhousie was the policy of taking all illegal, often illegal to means possible to assume control of lapsed states. उनका जो सबसे controversial एक रिफॉर्म था वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है वो हम पढ़ते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज एन एनेक्सेशन पॉलिसी। अंडर द डॉक्ट्राइन the British annexed any non-British state where there was a lack of a proper male linear heir। यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या होता था, ये एक एनेक्सेशन पॉलिसी है, ये कब्जा करने की एक पॉलिसी थी अंग्रेजों द्वारा। इसमें क्या होता था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में कि इस पॉलिसी में अगर किसी इंडिया की स्टेट का प्रॉपर मेल लीनियर हेयर नहीं है, यानी कि डायरेक्ट उनका कोई सन या ग्रैंडसन नहीं है राजा का, और राजा जो है वो इनकॉम्पिटेंट हो गया, यानी कि बीमार है या फिर काम नहीं कर पा रहा किसी और वजह से, या फिर उसकी डेथ हो जाती है राजा की, और उसका कोई बेटा या ग्रैंडसन नहीं है डायरेक्ट, है ना, एडॉप्टेड नहीं खुद का, तो वो जो इंडियन स्टेट होगी वो कब्जा कर लिया जाएगा किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। एक बार दोबारा समझिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था कि एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी ये। इसमें अगर किसी इंडियन स्टेट के रूलर की डेथ हो जाती है या वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, यानी कि बीमार है बुरी तरह या और किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा, और उसका कोई डायरेक्ट खुद का बेटा या ग्रैंडसन नहीं है, तो वो किसी और को राजा नहीं बना सकता। वो फिर क्या होगा, उसका राज्य जो होगा वो कब्जा लिया जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। ओके, अब इनकॉम्पिटेंट कौन सा राजा होगा, कब होगा, और उसका सक्सेसर भी इनकॉम्पिटेंट होगा कि नहीं होगा, ये कौन तय करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही ये तय कर रही है कि कौन इनकॉम्पिटेंट है कौन नहीं है, तो वो तो किसी पावरफुल रूलर को भी इनकॉम्पिटेंट बता देगी, है ना। तो वो जबरदस्ती इसका गलत यूज करके एनेक्सेशन पॉलिसी का, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का, उन्होंने कई राज्य हड़पने की कोशिश की थी और हड़प भी लिए थे, ठीक है ना। इसमें आपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में सबसे फेमस जो राज्य है वो है झांसी, आपने सुना होगा ना, क्वीन ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई, उनका नाम आपने सुना होगा। तो वो भी जो झांसी का राज्य था वो भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़पने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से रानी ऑफ झांसी लड़ी थी, है ना, लक्ष्मीबाई लड़ी थी। सो द पॉलिसी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद लॉर्ड डलहौजी, who was the Governor General of the East India Company in India between 1848 and 1856. However, it was articulated by the Court of Directors of the East India Company and several smaller states who were already annexed under this doctrine before Dalhousie.
जो ये पॉलिसी है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये लॉर्ड डलहौजी से जोड़ी जाती है ज़्यादातर, लेकिन एक्चुअली इसको सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, बल्कि ये किसने पॉलिसी बनाई थी और इम्प्लीमेंट की थी सबसे पहले? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल बनने से पहले भी कई राज्य उन्होंने हड़प लिए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी की वजह से। डलहौजी ने इसलिए नाम जोड़ा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का डलहौजी से, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा वाइगरसली और सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली इसे यूज़ किया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। ओके, द अदर प्रोमिनेंट स्टेट्स विच बिकेम द विक्टिम्स आर सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर एंड नागपुर। जो दूसरी मेन स्टेट्स हैं जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में एनेक्स कर ली गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हड़प ली गई थी, कौन कौन सी थी? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर एंड नागपुर। ओके, ये बाकी स्टेट्स की भी लिस्ट आपके बुक में दे रखी है, ठीक है ना, तो इसे भी एक बार देख लीजिएगा। नाउ विल डिस्कस द कंपनी क्लेम्स अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। नाउ ये लॉर्ड हेस्टिंग्स वो वाले वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, ठीक है ना। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, लेकिन ये लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। ओके, तो अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के कब से कब तक? 1813 टू 1823। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वॉज इनिशिएटेड, एक नई पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी की पॉलिसी इनिशिएट कर ली गई थी, ठीक है ना। इस पैरामाउंसी की पॉलिसी में क्या होता था? नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, ठीक है ना, हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। पैरामाउंसी की पॉलिसी जो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू की, इसमें उन्होंने क्या बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर है ना, वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, और उससे ज़्यादा किसी इंडियन स्टेट की पावर नहीं है। So in order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. और अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो किसी अगर इंडियन किंगडम को एनेक्स करते हैं, कब्जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो जस्टिफाइड है, यानी कि वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम सुप्रीम है, ऐसा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बोला पैरामाउंसी की पॉलिसी में। दिस व्यू कंटिन्यूड टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। ये जो व्यू था उनका, ये लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज में भी गाइड कर रहा था, यानी कि वो बाद में भी, जो उनके बाद भी गवर्नर जनरल आए, वो इस व्यू को मानते थे। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। फॉर एग्जांपल, व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर इन कर्नाटक टुडे, रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। लेकिन ये जो पैरामाउंसी की पॉलिसी अनचैलेंज्ड नहीं गई, ऐसा नहीं था कि इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर, कर्नाटक में एक स्मॉल स्टेट था कित्तूर, ठीक है ना, तो उसको कब्जाने के लिए जब पैरामाउंसी की पॉलिसी के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गई, तो वहां की रानी चेन्नम्मा ने उनसे युद्ध किया, बैटल लड़ी। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में और वो जेल में उनकी डेथ हो गई 1829 में, रानी चेन्नम्मा की। ओके, वो हार गई, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अनचैलेंज्ड गई पैरामाउंसी की पॉलिसी। उन्होंने, किसी ने, इंडियन स्टेट ने चैलेंज नहीं किया, है ना, युद्ध तो उन्होंने लड़ा। बट रायन्ना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर, कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। लेकिन रानी चेन्नम्मा की डेथ के बाद भी एक पुअर चौकीदार था संगोली का कित्तूर में, उसने ये रेजिस्टेंस को कंटिन्यू रखा। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। और उसके साथ पॉपुलर सपोर्ट के होने की वजह से उसने कई ब्रिटिश कैंप्स और रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830, और उसे भी पकड़ लिया गया 1830 में और फांसी दे दी गई। ये स्ट्रगल थी कुछ पैरामाउंसी की पॉलिसी के खिलाफ इंडिया में। ओके, इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। लेट 1830s में क्या हुआ? द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। रशिया से वरीड हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। उन्हें लगा कि रशिया जो है वो एक्सपेंड कर सकता है एशिया में और इंडिया में एंटर कर सकता है नॉर्थ वेस्ट से। किसको लगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि जो रशिया है
वो हमारी पावर को चैलेंज कर सकता है इंडिया में और एंटर कर सकता है नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में. सो ड्राइवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट. तो उन्हें लगा कि नॉर्थ वेस्ट पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए अगर हमें रशिया को रोकना है. ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा, है ना. सो दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड एस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर. तो उन्होंने अफगानिस्तान से वॉर लड़ी 1838 एंड 1842 में एंड एस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट रूल देयर. और उन्होंने इनडायरेक्ट रूल वहां पर स्थापित कर लिया अपना ईस्ट इंडिया कंपनी ने. सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843, जो हमने पहले पढ़ा था एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज में. सिंध 1843 में उन्होंने टेक ओवर कर लिया, एनेक्स कर लिया था. नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, पंजाब को भी एनेक्स कर लिया था. बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी. लेकिन पंजाब को एकदम से वो एनेक्स नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पर महाराजा रंजीत सिंह थे. ओके, हु वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ पंजाब. ठीक है ना, पंजाब के पावरफुल रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह, आपने नाम सुना होगा. तो वो उनकी प्रेजेंस की वजह से एनेक्स नहीं कर पा रहे थे. लेकिन आफ्टर हिज डेथ इन 1839 टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फॉट विद द सिख किंगडम. लेकिन उनकी डेथ के बाद 2 वॉर्स लड़ी गई सिख किंगडम के साथ, यानी कि एंग्लो सिख वॉर्स हुई. अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वॉज एनेक्स्ड. और अल्टीमेटली 1849 में पंजाब भी कब्जा लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा. ठीक है ना, तो ये थे कंपनी क्लेम्स. So today we studied about Lord Dalhousie, the doctrine of lapse, and the company claims, in which we studied about policy of paramountcy. Now, what you have to do? What is your assignment? आपका homework क्या है? You have to answer these questions briefly. Okay? 80 words maximum. मैं आपको each question का आंसर देना है. And you have to write in points. You have to try to answer these questions in points. Paragraphs नहीं लिखने, points में answers देने. Okay. So the first question is, what was the contribution of Lord Dalhousie in Indian history? आपको Lord Dalhousie का contribution लिखना है Indian history में. Okay. Next is, what was doctrine of lapse and was the use of doctrine of lapse justified? Explain the reason for your answer. आपको लिखना है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था जो आज हमने पढ़ा. वॉज द यूज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जस्टिफाइड? क्या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का यूज करना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जस्टिफाइड था, यानी सही था कि नहीं था, आपको लिखना है. और जो भी आप आंसर करेंगे सही था या नहीं था उसको एक्सप्लेन करना है. ओके. एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी ऑन इंडियन स्टेट्स? जो आज हमने पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी पढ़ा उसका इफेक्ट आपको लिखना है इंडियन स्टेट्स पर क्या हुआ. ओके. जो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू की थी पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, उसका स्टेट्स पर इफेक्ट आपको लिखना है, इंडियन स्टेट्स पर. ओके. उसका इफेक्ट क्या पड़ा. ये 3 क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में करने हैं. ओके. सो आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स दैट वी हैव read today. We will meet in the next class, and if you have any doubts you can reach me. Okay, by any means of your convenience. Thank you.